हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका सिद्दीक सर और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स विथ सिद्दीक सर। आज ये हमारा पहला लेक्चर है मोशन इन वन डायमेंशन का, फर्स्ट ईयर क्लास का। ठीक है, इस लेक्चर में, इस सीरीज़ में हम पंजाब टेक्स्ट और सिंध टेक्स्ट, KPK, फेडरल, इन सभी बुक्स को फॉलो करके इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला लेक्चर मोशन इन वन डायमेंशन से। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन क्या होती है? सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको आप स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ठीक है, अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन को पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि डायमेंशन या फिर डायमेंशन के बेस पे मोशन को डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायमेंशन के बेस पे मोशन के पार्ट्स बना रहे हैं, तो उसी हवाले से हम यहाँ से मोशन इन वन डायमेंशन को लेके आगे जो है वो चलेंगे। फ़िलहाल हम मोशन इन वन डायमेंशन का जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो जस्ट सपोज़ अब मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि आप मोशन को जो है वो डायमेंशन के बेस पे जब डिफ़ाइन करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिया हुआ है जिसमें ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। अच्छा, अब आपसे अगर पूछा जाए ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट, देखिए, ये अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये मोशन जो है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ओनली ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, ऐसे ही अगर इसी एग्जांपल को मैं दोबारा लेता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट हम दोबारा ले रहे हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये y, ये वही x और ये z, तो ये अब कौन से डायरेक्शन में, कौन से एक्सिस में मूव कर रहा है? अब ये मूव कर रहा है y एक्सिस में, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। अगर आप इसको यूँ ले लें, ठीक है, कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं, तो इसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास x रहा, ये y रहा और ये z एक्सिस। तो आप जो है वो क्लियरली कह सकते हैं कि ये मोशन जो है वो अलॉन्ग z एक्सिस है। अच्छा, उसके साथ साथ ये डायमेंशन क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लें। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की किसी भी पार्टिकल की मोशन को एनालिसिस करते हैं कि उसकी मोशन किस तरह की है, वो एट ए टाइम किन डायमेंशंस में मूव कर रहा है, उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो इस तरह ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो, इन मोशंस को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अगर इस तरह हो ना कोई, जैसे सपोज़ ये हमारे पास वही सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोबारा मैं ले रहा हूँ इधर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने x के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कवर किया, y के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब है कि अब इस कोऑर्डिनेट के बेस पे, ध्यान से सुनिएगा, इस कोऑर्डिनेट के बेस पे इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो वन डायमेंशनल नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जा रहा है, तो अब ये 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन ये हमारे पास बुक्स के हिसाब से इस तरह दिए होते हैं, लेकिन डायमेंशन का मतलब ये नहीं है, या फिर कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं है। अब देखें, इसी ऑब्जेक्ट की मोशन को आप वन डायमेंशनल भी कंसीडर करेंगे अगर आपके पास इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में। अब अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, अब देखें, मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज़ ये x है, ये y है, ये z एक्सिस है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो मोशन है, ठीक है, देखें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये 1 डायमेंशनल मोशन है। बात समझ आ रही है? देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारे बुक्स में जो उमूमन दिए गए हैं वो सिर्फ इस तरह के ही होंगे।
जो हॉरिजेंटल पे होगा x होगा, वर्टिकल पे y लिया जाता है। ये कन्वेंशनली लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की मोशन को पहले आप 2 डायमेंशनल मोशन कह रहे थे, अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से वही मोशन 1 डायमेंशनल है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर आप डायमेंशनली डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्लैरिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। समझ आई बात? अच्छा चलें, उसके बाद हम आगे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अब देखें हमारे सिंटैक्स में और पंजाब बोर्ड में ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से, लेकिन केपीके की बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे रेस्ट एंड मोशन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हालांकि ये हमारे पास सिंटैक्स में मैट्रिक क्लास में दिया हुआ है ऑलरेडी 9th मैट्रिक में, लेकिन अभी हम थोड़ा उसको बेसिक से लेके चलेंगे कि केपीके की बुक के हिसाब से किस तरह इसको रेस्ट एंड मोशन को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट। अब देखें रेस्ट एंड मोशन को अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन जब हम लिखेंगे ना तो उसी डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनमें जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले मैं आपको ये कंसेप्ट जो है वो सिखा दूं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपने सीखना है पोजीशन किसको कहते हैं, पोजीशन क्या होती है, क्योंकि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस में आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा, यही वर्ड पढ़ने को मिलेगा। तो जब तक आपको पोजीशन के बारे में पता नहीं होता ना, तब तक आप रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को कम्प्लीटली क्लैरिफाई नहीं कर सकते। सो गौर से देखिएगा, पोजीशन का मतलब क्या है। अब देखो, पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या? एक होता है सेपरेशन, सेपरेशन वही जिसको हम एज अ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, एक होता है सेपरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। देखो, पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए एक सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा देखिए, मैं इनका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सेपरेशन और डायरेक्शन मतलब कैसे, पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए सेपरेशन और डायरेक्शन की ज़रूरत कैसे और क्यों पड़ती है, इन चीज़ों को थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे कि ये हमारे पास, देखो मैं बिल्कुल ईजीली एक आपके पास कॉन्सेप्ट लेकर आपको बताता हूँ। ये हमारे पास कंपास है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्योंकि इसी के हवाले से हम थोड़ा इसको जस्टिफाई करेंगे कि पोजीशन या सेपरेशन या डायरेक्शंस वगैरह इनको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा चलें, मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से आपको पोजीशन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सेपरेशन या मैग्नीट्यूड, ठीक है, पोजीशन किसे कहते हैं। अच्छा देखो, रेस्ट और मोशन के डेफिनेशंस मैंने लिख लिए, लेकिन इनको डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है चेंज इन पोजीशन को डिफ़ाइन करना। पोजीशन को मैंने पहले डिफ़ाइन कर दिया आपके सामने। पोजीशन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्शन और सेपरेशन के ऊपर, लेकिन पोजीशन चेंज कैसे होगी, ठीक है, यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा। पोजीशन चेंजेस बाय चेंज इन separation or direction or both, ठीक है, कि पोजीशन चेंज कैसे होती है। पोजीशन चेंज बाय चेंज इन सेपरेशन और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, मीन्स अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा पोजीशन चेंज कैसे होती है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे मैं डिफ़ाइन करूँगा कि पोजीशन की चेंजिंग कैसे होती है। ये हमारे पास रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे आपने जो है वो समझना है कि पोजीशन में चेंजिंग कैसे आती है। देखो, ये है ओरिजिन O, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है A, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट B, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए C, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है D।
अब देखो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज कैसे होती है, या तो सेपरेशन चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं इन सारी चीज़ों को अलग अलग एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एट टाइम t = 0, ठीक है, कुछ देर पहले इनकी पोजीशन ये है, कुछ देर पहले की बात कर रहा हूँ, एट टाइम t = 0, ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ऐसा समझ लें, ये पहली ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जिसमें एट टाइम t = 0 किसी टाइम पे हमने देखा कि इन ऑब्जेक्ट्स की ये पोजीशन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओ या फिर ओरिजिन के बेस पे। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट ए ने मूव किया, तो बताओ इसमें कौन सी चीज़ चेंज हुई, सेपरेशन या डायरेक्शन? तो हम कहेंगे सेपरेशन, क्योंकि पहले ये यहाँ पे था, इतने सेपरेशन पे था, लेकिन अब ये इतने सेपरेशन पे, डायरेक्शन वही सेम है। देखें डायरेक्शन वही सेम है, लेकिन क्या चेंज हुआ यहाँ पे, सेपरेशन चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे सेपरेशन चेंज हुआ मीन्स पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे पोजीशन पहले यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ गई, मीन्स चेंजिंग किस चीज़ में आई, चेंजिंग सिर्फ सेपरेशन में आई, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज के लिए क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पोजीशन की चेंजिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट बी ने यहाँ से मूव करके ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे आएगा, देखें ऑब्जेक्ट बी मान लीजिए पहले 5 मीटर के फासले पे, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बी ने मूव करके ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट बी, अब देखो अब कितने फासले पे, अभी भी 5 मीटर के फासले पे, पहले भी 5 मीटर के फासले पे था, लेकिन अभी भी सपोज़ यहाँ से मेजरमेंट अगर करते हैं सपोज, तो यहाँ से भी कितनी दूरी पे है, ये 5 मीटर की दूरी पे, तो यानी कि यहाँ पे सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पहले डायरेक्शन इधर था, अब ये डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट बी की बात करूँ, ये ए का एग्जाम्पल अलग था, ये हो गया ऑब्जेक्ट बी, पहले जो है वो माइनस यानी कि नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में था, अब ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन सेपरेशन पहले भी 5 मीटर था, अभी भी 5 मीटर है, यानी कि सेपरेशन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे चेंजिंग किस बात की हुई, चेंजिंग सिर्फ डायरेक्शन में हुई। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट डी की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट डी जो है वो सपोज़ 6 मीटर की दूरी पे है और इसका डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस में है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, सपोज़ कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, अब इसकी पोजीशन यहाँ से आप चेक करेंगे, ये है इसकी पोजीशन, लेकिन अब देखें यहाँ पे सेपरेशन पहले 6 मीटर था, अब 6 मीटर से ज़्यादा होगा, कुछ जितना भी हो लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा होगा, यानी कि सेपरेशन चेंज हुआ। अच्छा, डायरेक्शन पहले ये इस डायरेक्शन में था, अब ये इस डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हुआ। देखो एग्जाम्पल ए जब हमने लिया था वहाँ पे सिर्फ सेपरेशन चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। जब एग्जाम्पल बी लिया हमने तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, जब हमने एग्जाम्पल डी लिया तो यहाँ पे सेपरेशन भी चेंज हो रहा है, तो साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल ए, बी और डी, इनमें क्या हो रहा है, इनमें पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि सेपरेशन चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो, तो हम फाइनली क्या बोलेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन सपोज़ आफ्टर सम टाइम अगर हमने देखा ऑब्जेक्ट सी पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है, यानी कि इसकी ना तो पोजीशन चेंज हुई ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ना कि ए, बी और डी, इनकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज हुई। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट सी की बात करते हैं तो हम कहेंगे डज नॉट चेंज पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुई, पोजीशन ए, बी और डी की चेंज हुई, सी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि पोजीशन चेंज होने के लिए क्या ज़रूरी है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड यानी कि सेपरेशन चेंज हो या फिर दोनों में कोई चेंजिंग आए, तो तभी पोजीशन जाके चेंज होती है। लेकिन सी के एग्जांपल में हमने देखा आफ्टर सम टाइम सी वहीं पे ही है, अगर
तो मीन्स इसमें पोजीशन में चेंजिंग नहीं आई। तो जब पोजीशन में चेंजिंग नहीं आती ना, उसको हम कहते हैं रेस्ट, जब पोजीशन चेंज ना हो। बाकी जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जब पोजीशन चेंज हो तो उसी को मोशन कहा जाएगा। बाकी जब पोजीशन चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट। बात समझ आई? अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है रेस्ट एंड मोशन में डिस्कस करने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ST ग्राफ फॉर रेस्ट। देखें, मोशन का भी ST यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोशन का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। वो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज़, स्पीड वगैरह इनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम मोशन के, क्योंकि रेस्ट का एक ही ग्राफ होता है, मोशन के बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, इसलिए रेस्ट का सिर्फ एक ही ग्राफ बनता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्ट का ग्राफ। तो रेस्ट का ग्राफ, जैसे कि हमने जो है वो अभी एग्जांपल लिया था जिसमें ऑब्जेक्ट C की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, तो इस हवाले से हम कहेंगे, अब देखें यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या कोई ओरिजिन आप O ले लें, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है A जो कि इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, सपोज़ मान लीजिए कि ये 10 मीटर दूर है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है ओरिजिन से। अच्छा, ये अब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं इसकी कि क्या ये रेस्ट में है या मोशन में है। अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये रेस्ट में है। अब देखें इसका ग्राफ, अब ग्राफ बनाने के लिए पहले तो हमें बनानी पड़ेगी इसकी डेटा। अब डेटा कैसे बनाएंगे, देखें ये हमारे पास डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस और टाइम की डेटा लेंगे। डिस्टेंस कितना है, अच्छा देखें एट टाइम t=0, मतलब स्टार्टिंग में हमने देखा या 1 सेकंड हुआ, आफ्टर 1 सेकंड हमने देखा कि ये 10 मीटर पे है। अच्छा, आफ्टर 2 सेकंड हमने देखा कि अभी भी 10 मीटर पे है। आफ्टर 3 सेकंड हमने देखा अभी भी 10 मीटर पे है। 4 सेकंड के बाद देखा अभी भी 10 मीटर पे। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो मुसलसल 10 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका ST ग्राफ बनाएंगे। तो ST ग्राफ कैसे बनता है, देखें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसमें ये x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस। अच्छा, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिवीजन्स लगे हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, और ये हमारे पास टाइम है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड, 7, 8, 9 वगैरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो अब इसका ग्राफ प्लॉट अगर करें, देखें तो हमारे पास सबसे पहले पहली वैल्यू टाइम t=1, ये 1 आ गया, और वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 10 है, मतलब ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर मैच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी डेटा के मुताबिक टाइम कितना है, 2 सेकंड, और s यानी कि डिस्टेंस कितना है, वही 10, तो ये आ गया। ये दूसरी डेटा हमने यहाँ पे प्लॉट की। अच्छा, तीसरी डेटा अगर प्लॉट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो वही सेम है, कितना, 10, अब टाइम हो गया 3, अगेन डिस्टेंस हो गया 4, और टाइम कितना है, सॉरी डिस्टेंस वही 10 और टाइम कितना है, 4, और उसके बाद अगर आप आगे लें तो ये डिस्टेंस वही 10, टाइम जो है वो 5 सेकंड में पहुंच गया। अब देखें इन लाइंस को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपको मिल गया ST ग्राफ, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वैसे लाइनें सारी बनी नहीं होंगी, इस तरह आपके सवाल में ग्राफ दिया जा सकता है कि ये T है, ये S है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन है ST ग्राफ की, इस तरह। ठीक है, तो अब देखें ये रेस्ट का ग्राफ है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ST ग्राफ इस तरह का होगा, और इसको हम कैसे नोट करेंगे, ST ग्राफ के अंदर क्या है, तो ये बात नोट करने की है, कौन सी, कि ST ग्राफ इज ऑफ रेस्ट, ST ग्राफ ऑफ रेस्ट इज
पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो टाइम एक्सिस के साथ ये क्या है, पैरेलल है। ये टाइम एक्सिस है, ये एस टी ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्सिस के साथ क्या है, एंड लिखेंगे परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू डिस्टेंस एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ जो है वो ये पैरेलल है, लेकिन डिस्टेंस एक्सिस के साथ वही ग्राफ परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारा एस टी ग्राफ फॉर रेस्ट। अब हम मोशन के भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वो डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम वगैरह, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। तो वो पढ़ने के बाद हम मोशन के बकाया जो भी ग्राफ्स हैं उन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में, यानी कि वही दोबारा बता दूं, जो सिंटैक्स में वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन KPK में वो डिटेल में लिखा हुआ है। पंजाब बोर्ड में भी उसकी एक लाइन लिखी हुई है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो वो हमने देखना है कि रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव। ओके, अच्छा, ये टॉपिक आपके KPK और पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है। पंजाब बोर्ड में जस्ट इसके एक दो लाइन लिखी हुई है, KPK में ये पूरा डिटेल में डिफाइन भी किया हुआ है कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटिव कैसे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन के रिलेटिव होने का मतलब क्या है। पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब जो रिलेटिविटी है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा ये हमने लिख लिया कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटिव होते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक KPK की टेक्स्ट बुक में जो कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है, KPK में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते कैसे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लेके चलेंगे इसको कि रेस्ट एंड मोशंस का मतलब क्या है। अच्छा, जैसे हम रेस्ट एंड मोशंस की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, इनको समझ भी चुके हैं कि पोजीशन में चेंजिंग कैसे आती है। पोजीशन की चेंजिंग दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, सेपरेशन और डायरेक्शन। तो अगर सेपरेशन डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो मीन्स पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पोजीशन कैसे चेंज होती है, सॉरी वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे के साथ रिलेटिव कैसे हैं, यानी कि दो ऑब्जर्वर के हिसाब से जो एक ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन दोनों के आंसर्स अलग हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है A, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर है B, ठीक है।
एंड यहाँ पे एक और मान लीजिए कि इवेंट है सी। देखिए यहाँ पे ए और बी, ए एंड बी दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑब्जर्वर हैं। ए एंड बी दोनों क्या हैं, ऑब्जर्वर हैं। और सी जो है वो क्या है, इवेंट है। सी इज़ इवेंट। ए एंड बी ऑब्जर्वर हैं जबकि सी जो है वो एक इवेंट है। अच्छा, अब देखें ए के हिसाब से सी की पोजीशन, बी के हिसाब से सी की पोजीशन। अब ये हमारे पास ए के हिसाब से सी की पोजीशन है, ये रही पोजीशन, ठीक है। ये सपोज़ 5 मीटर की दूरी है यहाँ से और ये इसका डायरेक्शन है। और बी के हिसाब से ये मान लीजिए 3 मीटर के फासले पे इस डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन और सेपरेशन दोनों को जहन में रखना है क्योंकि हमने पोजीशन की चेंजिंग को अभी डिस्कस किया है कि पोजीशन की चेंजिंग का मतलब है या सेपरेशन चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ या फिर दोनों चेंज हुई तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। अच्छा, अब देखें ये हमारी ऑब्जर्वेशन है एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल ऑब्जर्वेशन ही है हमारी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ये b जो है वो ऑब्जर्वर b वो खुद यहाँ पे आ जाता है, ये c जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो कि इवेंट है। लेकिन ये a जो है वहीं पे रहता है। अब हमने ये देखना है कि b के हिसाब से पोजीशन चेंज हुई या नहीं, तो हम कहेंगे कि b के हिसाब से पोजीशन में चेंजिंग नहीं आई क्योंकि जो इवेंट c था वो b से कितना दूर था, 3 मीटर। तो यहाँ पे भी 3 मीटर इस डायरेक्शन में था तो अभी भी उसी डायरेक्शन में, यानी कि b के हिसाब से पोजीशन में चेंजिंग नहीं आई क्योंकि ना ही सेपरेशन चेंज हुआ b के हिसाब से, ना ही b के हिसाब से डायरेक्शन चेंज हुआ। सो मीन्स ऑब्जर्वर बी के लिए जो इवेंट सी है वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज़ इन रेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के हिसाब से जो इवेंट सी है वो रेस्ट में है। अच्छा, उसके बाद ए के हिसाब से देखेंगे तो ए के हिसाब से ये अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि ये पोजीशन है अब इसकी। पहले 5 मीटर पे था, अब शायद कुछ 15 या 20 मीटर की दूरी पे है और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। पहले डायरेक्शन इस तरफ था, अब डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि अब क्या हुआ, अब सेपरेशन भी चेंज हो गया। ए के हिसाब से सेपरेशन भी चेंज हो गया, पहले 5 मीटर था अब कितना है, 15 मीटर। और ए के हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो मीन्स हम कहेंगे कि सी इज़ इन मोशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, ठीक है। ऑब्जर्वर ए के हिसाब से सी मोशन में है लेकिन ऑब्जर्वर बी के हिसाब से सी जो है वो रेस्ट में। तो फिर से मैं इसको थोड़ा क्लियरली रिपीट कर देता हूँ। अब देखें बी और सी के दरमियान में फासला है 3 मीटर, पहले भी 3 मीटर था, अभी भी देखो कितना है, 3 मीटर, ठीक है। और डायरेक्शन इस तरफ था, यानी कि ये ईस्ट का डायरेक्शन है तो अभी भी डायरेक्शन ईस्ट ही है। अच्छा, मीन्स ना सेपरेशन चेंज हुआ बी और सी के दरमियान में, ना सेपरेशन चेंज हुआ, ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ। सो मीन्स बी के हिसाब से सी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम कहेंगे कि सी इज़ इन रेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी। अच्छा, ए के हिसाब से ए से पहले 5 मीटर की दूरी पे था लेकिन अभी कितनी दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे। मीन्स ए के हिसाब से पोजीशन चेंज हो गई, तो मीन्स सी इज़ इन मोशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए। इस तरह के 2 एग्जांपल्स जो है वो आपकी KPK की टेक्स्ट बुक में भी लिखे हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह हमारा ये पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ जिसमें हमने डिस्कस किया मोशन इन 1 डायमेंशन किसको कहते हैं, रिलेटिव मोशंस, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव, ये कैसे होता है, मोशन की डेफिनेशन, रेस्ट की डेफिनेशन, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है चेंज इन पोजीशन। तो हमने वो भी देखा कि पोजीशन चेंज कैसे होती है। पोजीशन की चेंजिंग के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्या कि या सेपरेशन चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों में कोई चेंजिंग आए तो उसको हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन। तो ये जब भी पोजीशन चेंज होगी तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अगर ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कम्प्लीटली
कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह ये सब हमने डिस्कस करना है। लेकिन अगला लेक्चर मिस मत करना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारी पॉइंट्स हैं, सारी की सारी पॉइंट्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना है। सो थैंक यू वेरी मच।